हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं विजन का जो आईआर सेक्शन हम कर रहे हैं। वी हैव कंप्लीटेड टिल 2.3 वेयर वी हैव डिस्कस द इंडियन नेपाल रिलेशनशिप। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे आपका फोर्थ टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस का, जिसका नाम है रोल ऑफ इंडियाज डिफेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव इन मीटिंग फॉरेन पॉलिसी गोल्स। ठीक है, तो इंडिया का डिफेंस कोऑपरेशन के साथ साथ जो भी इंडिया इनिशिएटिव लेता है ताकि उसके फॉरेन पॉलिसी गोल्स फुलफिल हो पाए, उसके बारे में ये टॉपिक है। समझने की ज़रूरत है वाई इट इज़ इन द न्यूज़ बेसिकली। तो देखो, इंडिया हैज़ गिफ्टेड द इंडिजिनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान टू वियतनाम। हमने इंडिजिनियसली जो हमारे देश में बनी हुई थी INS किरपान, वो हमने वियतनाम को दी है। ठीक है, अब देखो, ये तो हमने दी है, इसलिए ये न्यूज़ में है। वाई वी आर डिस्कसिंग कि रोल ऑफ इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन, अब ये तो हमने दिया INS किरपान। समझने की ज़रूरत ये है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के इम्पॉर्टेंट गोल्स क्या हैं। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ जो हमारे फॉरेन पॉलिसी गोल्स में है और हम इतने सारे डिफेंस कोऑपरेशन दिखा रहे हैं, उसकी मेन वजह है टू इंगेज एंड प्रोटेक्ट इंडियन डायस्पोरा। सबसे बड़ी वजह यही है कि इंडियन डायस्पोरा को इंगेज करा जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। दूसरा हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जो होते थे ना, उससे इंडिया को प्रोटेक्ट करना। अगर आपको ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स का पता हो तो आपको अगर आपने यूएस हेजेमनी, आप लाइक इफ़ यू हैव डिस्कस्ड और हैव यू रेड अबाउट द क्लास 12th का जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला चैप्टर है, उसमें 7 चैप्टर है जिसमें कि ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के बारे में बताया गया है। ट्रेडिशनल थ्रेट्स देखो क्या होते थे, मिलिट्री के थ्रू मार धाड़ करना। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं आपके ऊपर क्लाइमेट चेंज, डिज़ास्टर्स, है ना, डिजीज़ेस, कोविड वी हैव सीन। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए भी वी नीड द कोऑपरेशन। ठीक है, तीसरी चीज़ है टू क्रिएट एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बेसिकली ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो इंडिया के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी पार्ट बने। चौथी चीज़ है आपकी टू इंश्योर दैट इंडियाज़ वॉइस इज़ हर्ड ऑन ग्लोबल फोरम्स, ताकि इंडिया वर्ल्ड के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर पाए। ये 4 हमारे गोल्स हैं, फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं, जिसकी वजह से अभी हम इंडिया के डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, उसका रोल इन्हांस कर रहे हैं। देखो, जो एक्सपर्ट्स हैं, मोर अबाउट द न्यूज़ समझ लो। आउट दैट इंडिया हैज़ एक्सपेंडेड इट्स एक्टिविटीज़ ऑफ मिलिट्री ऑफ कोऑपरेशन। हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम दे रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। हम UN पीस कीपिंग फोर्स को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो करेंटली इंडिया का जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हैं वो हमारे 53 कंट्रीज़ के साथ हैं। तो डिफेंस का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 की है, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिलीज़ करता है, ताकि आप एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करो, एरोस्पेस में डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज को करो। तो याद रखो, ये सारा का सारा जो काम किया जा रहा है वो ये बेसिकली, जब भी आप बात करते हो डिफेंस कोऑपरेशन की, तो ज़रूर याद रखना वी आर बेसिकली डीलिंग विद द डिफेंस डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रैटेजिक एरियाज में इस्टेब्लिश करना कोऑपरेशन, कुछ कलेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाना, म्यूचुअल इंटरेस्ट को एडवांस करना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को और बढ़ा देना। दिस इज़ ऑल डिफेंस डिप्लोमेसी बेसिकली। युद्ध अभ्यास हम करते हैं ना, वी हैव रेड इन दी US का, जब हम इंडिया US रिलेशनशिप कर रहे थे तो हमने देखा था कि एक बायलैटरल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इंडिया US के बीच में, जिसको हम युद्ध अभ्यास कहते हैं। हम कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं रैट्स के अंदर भी, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में भी। इंटरनेशनल फोरम है जो कि ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने, जो अर्थक्वेक आया था टर्की को, जिसने बुरी तरह हिला के रखा टर्की एंड सीरिया को। इंडिया ने वहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया, वहाँ पे जो असिस्टेंस थी वो प्रोवाइड करी। अब देखो क्या लिंक होता है, समझने की ज़रूरत है। आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द लिंकेज बिटवीन दी योर डिफेंस कोऑपरेशन एंड फॉरेन पॉलिसी के बीच में लिंकेज क्या है, आपस में ऐसा क्या लिंक है। तो याद रखना है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी सबसे बड़ा रीज़न है कि डिफेंस कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अचीविंग सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे तो इंटरनेशनल ट्रेड का स्कोप, ट्रेड, फिनेंस, कम्युनिकेशन, ये सब के सब फैक्टर्स जो होते हैं इन्फ्लुएंस बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना। आपकी क्रिप्टो करेंसी, ये शेल कंपनीज, ये क्या करती हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट है। यू नीड द समथिंग, एक ऐसा फोरम जहाँ पर ये वाली बातों को रखा जा सके। उसके लिए क्या ज़रूरत है, डिफेंस कोऑपरेशन की। और आपने ये भी ध्यान रखना है, फॉरेन पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखो। फिर टेररिज्म एक ऐसा थ्रेट है जो डोमेस्टिकली क्या इंटरनेशनल सिक्योरिटी को भी असर डालता है।
तो उसमें भी यू नीड, है ना, यू नीड द हेल्प ऑफ द ग्लोबल, कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट हो। अब ट्रेनिंग सर्विसेज का अपना रोल होता है। सीनियर ऑफिसर्स नंबर ऑफ 3 सर्विसेज में पास एंड प्रेजेंट में रहे हैं। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेन करता है इंडिया। फॉर एग्जांपल YB तुन हुसैन बिन उन फ्रॉम मलेशिया जो है रोज टू द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू मलेशिया। क्या कैसे बने? इंडिया ने ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करी। पावर पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंटरनेशनल स्ट्रेचर रोल ऑफ अ कंट्री एक को रिलेशन है विद इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, डिफेंस कोऑपरेशन टू फॉरेन पॉलिसी गोल्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो सबसे बड़ी ज़रूरत है इन्हांसमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी। ये रीजनल स्टेबिलिटी को इन्हांस करने के लिए वी नीड द बेनिफिट, है ना। तो देखो, कुछ अपनी बिल्डिंग कैपेसिटी को, कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस करने के लिए, कंबाइंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू नेचुरल डिजास्टर्स, है ना, टर्बुलेंस को मिटिगेट करने के लिए नेबरिंग एरियाज़ के, उसको करने के लिए आप डिफेंस कोऑपरेशन में करोगे तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी, तो आपकी रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अच्छा, इस तरह से ना आप अपने रिलेशंस भी स्ट्रेंथन करते हो नेबरहुड कंट्रीज़ में, ग्लोबल पावर्स के साथ अपना ब्रिज ऑफ फ्रेंडशिप कह सकते हो आप इसको एक तरह से। आर्म फोर्सेस की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, टेक्नोलॉजी मिलेगी उनको, डॉक्ट्रिन्स, वर्क एथॉड्स, ये सब सीखेंगे वो लोग, कॉम्बैट एक्सरसाइज करेंगे, डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, है ना। तो आपके जो वेपन सिस्टम है ये और एडवांस लेवल के बनेंगे, तो आपको, आपकी कंट्री को वो भी हेल्प करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करोगे तो डिफेंस कोऑपरेशन जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपके रिसर्च के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी मदद करेगा, है ना। तो मतलब देखो, ट्रांसपेरेंसी, मिलिट्रीली और मिसपरसेप्शंस ख़त्म होंगे, कॉमन इंटरेस्ट पे काम किया जाएगा, तो ये सारे के सारे हमारे बेनिफिट्स हैं। इफ़ वी कंबाइन आर डिफेंस कोऑपरेशन विद द फॉरेन पॉलिसी गोल्स, विल गेट ऑल दीज थिंग्स। लेकिन चैलेंजेस तो देखो होते ही है ना। चैलेंजेस क्या है इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना और डिफेंस कोऑपरेशन में? सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे साथ, डिफेंस कोऑपरेशन इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड कंट्री वाइज रादर देन आउटलाइनिंग यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कंट्री वाइज इम्प्लीमेंट होता है, कोई ऐसा यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स नहीं बने हुए हैं, ये दिक्कत है। आपका नेबर ही असर्टिवनेस दिखाता रहता है चाइना, तो कहाँ से आप डिफेंस कोऑपरेशन उसके साथ सोच के चल रहे हो? बहुत कम फ्यू इंडियन एम्बेसीज हैं जिनका डिफेंस विंग्स है व्हेन कंपेयर टू कंट्रीज़ लाइक USA, UK। तो ये भी एक समस्या है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है मिनिस्ट्रीज़ का, डिपार्टमेंट्स का। अच्छा, हमारे देश की स्पेंडिंग बहुत कम है, ओवरऑल GDP का सिर्फ 2% अभी हमने 2022-23 में हमें देखने को मिला। तो कहाँ से चैलेंजेस हैं? तो वे फॉरवर्ड में जो चैलेंजेस हैं उन्हीं को आप केटर करके उसको रिस्पॉन्सिव बनाओ। तो पॉलिसी गाइडलाइंस की ज़रूरत है हमारे को, ताकि वो हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो सिंक करके चलें फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। वी नीड स्पेशलिस्ट ऑल्सो, जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो वही इस चीज़ को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। एनुअल ऑडिट होना चाहिए कि कहाँ तक किस फोकस एरिया को अचीव करा है कि नहीं करा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, ये सब काम करें, डिफेंस कोऑपरेशन दिखाएं, स्ट्रेंथन करें रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज़, ये ज़रूरत है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर आर्टिकल ऑफ द डे, दैट इज 75 ईयर्स ऑफ द UDHR। अभी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कितने साल हो गए? प्लैटिनम जुबली, दैट इज 75 ईयर्स हो गए हैं। और ईयर लॉन्ग ह्यूमन राइट्स 75 इनिशिएटिव्स की बात की जा रही है दिसंबर 2023 को कल्मिनेट कर कर। याद रखने की ज़रूरत क्या है? याद ये रखिएगा, इसका थीम क्या है? थीम क्या है? डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। पेपर में पूछा जा सकता है आपसे UDHR का थीम क्या है? तो डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन राइट इनिशिएटिव का? कंट्रीब्यूट टू चेंज, कंक्रीट प्रोग्रेस करना, है ना, क्योंकि जो आपने प्रॉमिस किया है UDHR में, फ्रीडम देंगे, इक्वालिटी बेसिस पे बनाएंगे, जस्टिस सबको देंगे, अकाउंटेबिलिटी रखेंगे, तो वो। अच्छा, ह्यूमन राइट 75 इनिशिएटिव में हमारे 3 गोल्स के बारे में जिक्र किया हुआ है, दैट इज़ प्रमोटिंग यूनिवर्सलिटी एंड इंडिविजुअलिटी, लुकिंग टू द फ्यूचर, एंड नेक्स्ट इज बोस्टरिंग द ह्यूमन राइट इकोसिस्टम। अब सम ऑफ द राइट्स अंडर द डिक्लेरेशन जो है वो हैं कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री, आप जानते ही हो, इक्वल डिग्निटी मिलनी चाहिए, स्लेवरी से दूर रखना है, इक्वल बिफोर लॉ होना चाहिए सभी लोग, कोई भी सब्जेक्ट टू आर्बिट्री अरेस्ट ऐसे डिटेंशन में नहीं ले लेना है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट देने हैं, किसी को आर्बिट्री उसकी इंटरफेरेंस नहीं करना उसकी प्राइवेट लाइफ में। तो दिस इज़ अबाउट गाइस 75 ईयर डिक्लेरेशन। अच्छा, ह्यूमन राइट्स एंड UDHR के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखो, ये जो जितने भी यूनिवर्सल राइट्स हैं ना, ये सभी को इनहेरेंट होने चाहिए।
ये कभी भी ये नहीं देख के होना चाहिए कि इसका ये लैंग्वेज है तो इसको हम फ्रीडम नहीं देंगे, ये फीमेल है तो इसको हम फ्रीडम नहीं देंगे, ये काला है तो मैं इसको फ्रीडम नहीं दूंगा, या कोई एथनिक बैकग्राउंड से है तो मैं इसको फ्रीडम नहीं दूंगा। ये सबसे बाहर होने चाहिए। कुछ चीज़ें सबके लिए बनी हैं, सब लोग उसको लेके पैदा हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे जो है ना, उसी में, इसीलिए उसको बेसिक राइट्स बोला जाता है। अब फंडामेंटल राइट टू लाइफ है ना, सबको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सभी को अधिकार है कि वो जो मर्जी खाना चाहें, एजुकेशन जहाँ से लेना चाहें, वर्क, हेल्थ, लिबर्टी, सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? याद रखना, यूडीएचआर को यूएनजीए 1948 में अडॉप्ट किया गया था। पहला ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट था टू सेट आउट द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू बी यूनिवर्सली प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसीलिए आप जानते हो ना, इफ़ वन ऑफ योर फंडामेंटल राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज बाय एनी ऑफ देम, तो फिर क्या होता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। दैट इज़ रिटन इन योर आर्टिकल 32 रिट्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। डिक्लेरेशन में 30 राइट्स फ्रीडम के बारे में है, इट बिलोंग टू ऑल। यूडीएचआर में 2 कोवेनेंट है। आईसी आपका इंटरनेशनल कोवेनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, कल्चरल वाला है। मेक द इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। अब ज़रूरत समझने की ये है, क्यों यूडीएचआर की ज़रूरत है? ताकि आपका सिटीजन स्ट्रेंथन होए, वो ऑपरेसिव किसी की फील ना करे, उसको ह्यूमन डिग्निटी उसकी बचाने के लिए ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, और हर किसी को प्रॉमिस करने की ज़रूरत है कि उसकी लाइफ जो होगी वो किसी फियर में नहीं हो सकती। उसको इकोनॉमिकली आप दो, लाइवलीहुड उसका इंश्योर करो, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ये सारे राइट्स दो। लेकिन फिर भी देखो, चैलेंज तो है ह्यूमन राइट्स पे, और द वेरी फर्स्ट चैलेंज जो ह्यूमन राइट्स इज़ पॉवर्टी। कि यूएनडीपी का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 है, 1.1 बिलियन आउट ऑफ 6.1 बिलियन जो हैं आपके, वो एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं क्रॉस 110 कंट्रीज। सोचो आप, कितनी शर्म की बात है कि आपका इस तरह से है। नेक्स्ट इशू इज़ क्लाइमेट चेंज। एटलीस्ट 8.7 मिलियन पीपल हैं 88 कंट्रीज़ में, टेरिटरीज़ में, जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ डिजास्टर दैट हैपेंड नॉट ओनली इन 2022 बट ऑल्सो इन प्रीवियस ईयर्स में भी ऐसा होता जा रहा है। वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म का क्राइसिस है, फूड इनसिक्योरिटी का क्राइसिस है, वुमेन राइट्स का इशू है कि एज़ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है, इट विल टेक 132 ईयर्स टू रीच जेंडर पैरिटी। फिर रेशियल, एथनिक एंड रिलीजियस हेट्रेड की दिक्कत है। देयर हैज़ बीन ग्लोबल राइज इन हेट्रेड बीइंग डायरेक्टेड एट मेंबर्स ऑफ रेशियल, एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप में। LGBTQ+ राइट्स के बारे में बात की गई है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, वायलेंस अगेंस्ट पीपल है इन कम्युनिटी में, आर टू कॉमन। ठीक है, ये सारी की सारी दिक्कतें हैं, आप समझ लो, ये पेपर में लिखना है। पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द समस्या ह्यूमन राइट्स के लिए। क्लाइमेट चेंज दिक्कत कर रहा है, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म बहुत ज़्यादा है, फूड की इनसिक्योरिटी है। आप कहते हो राइट टू फूड इज़ अ ह्यूमन राइट, बट आप देखो ना, वर्ल्ड फोरम जो आपका है वो क्या बोल रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वालों ने बोला कि 345 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा उनको फूड इनसिक्योरिटी है 2023 में। डबल नंबर हो गया 2020 के बाद। वुमेन की राइट का प्रॉब्लम, कह रहा है 132 ईयर्स टू रीच जेंडर पैरिटी लगेगा, तो कैसे चलेगा? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बता रही है, जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट ध्यान रखना कौन से का आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। LGBTQ राइट का क्या करोगे? LGBT का इतना वायलेंस है, इतना डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं वो लोग, उनका क्या करोगे? अथॉरिटेरियन डिज़ाइंस कितने लोगों को प्रेस करती हैं, मिलिट्री कूप लग जाता है म्यांमार में, रोलिंग बैक बाय ह्यूमन राइट्स बाय तालिबान, कैसे चलेगा? इतना सारा क्राइसिस है, तो सारे क्राइसिस लिख कर आने हैं। इफ़ एवर द क्वेश्चन कम्स लाइक कि भाई चैलेंजेस क्या है ह्यूमन राइट्स को, तो पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, फूड इनसिक्योरिटी, वुमेन्स राइट, LGBTQ प्रॉब्लम, रेशियल, एथनिक, रिलीजियस राइट, ये सारा, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस बाय अथॉरिटेरियन रिजाइम, ये सारे लिखना है। अभी इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो वे फॉरवर्ड में आप बताओगे। प्रोटेक्ट करो, एम्पावर करो इंडिविजुअल्स को। अपहोल्ड ऑल ह्यूमन राइट्स बाय वर्किंग टूवर्ड्स द यूनिवर्सल एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। इरेडिकेशन करो टॉर्चर, क्रूल, ये सब का हाथ ख़त्म करो। बिल्डिंग रिजिलियंट, इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ बनाओ। सेफ गार्ड करो फंडामेंटल फ्रीडम्स को। ग्लोबल सिस्टम ऐसा क्रिएट करो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में बंदा जा पाए अगर कुछ ऐसा होता है, वरना उसको ऐसा ना लगे कि यार मेरा तो कुछ है ही नहीं, लाइक मैं तो गया। सिविल सोसाइटी, प्राइवेट एंटिटीज़ को बाहर बोलो, आए चेक करें, सबको मिल रहा है, इंश्योर करें कि वो रियलिटी में बंदे के पास इम्प्लीमेंट होके आ रहा है यूडीएचआर या नहीं। ह्यूमन राइट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, सिस्टमेटिकली सोसाइटी में, स्कूल लेवल सबको पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारे ह्यूमन राइट्स हैं ये। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स कम टू द यूनेस्को वाला पार्ट। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको।
यूनाइटेड स्टेट्स ने फॉर्मली इसको रीजॉइन करा है यूनेस्को को आफ्टर 5 ईयर एब्सेंस थी ना, बाय प्रपोजिंग टू पे इट्स ड्यू ऑफ मोर देन $600 मिलियन, तो वो सब इन्होंने प्रपोज करा है। अच्छा, यूनेस्को के बारे में समझ लो, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? पेरिस, फ्रांस में है। याद रखो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। स्पेशलाइज एजेंसी है, 1945 में आती है। क्या करने के लिए? पीस एंड सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। इसका काम है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि सभी कंट्रीज़ में चेक करना एजुकेशन ठीक से इम्प्लीमेंटेड है, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन को चेक करना, क्योंकि इसका काम है अटेनिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। जो भी सोशल एथिकल चैलेंज आ रहा है ये लोग डील करते हैं। 194 कंट्रीज इसका पार्ट हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आपका जो इश्यूज़ फेस करती है यूनेस्को, उसमें ध्यान से सुनो क्या दिक्कत समस्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं यूनेस्को के बारे में। मेंबर्स की प्रायोरिटीज़ मिसमैच करना एक सबसे बड़ी समस्या है। जितने भी यूनेस्को के मेंबर हैं, अभी आपने देखा ना 194 मेंबर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 194 कंट्रीज इसका पार्ट है। अब इन सभी के अपने अपने फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल एजेंडा अलग है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करे भैया? परसेप्शन कैसे, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क, बताओ भाई। उसके बाद फाइनेंशियल दिक्कतें, यूएस ने अलोन 20% फंडिंग जो रोक ली थी, उसकी वजह से टारगेटेड गोल्स वैसे नहीं फुलफिल हो पाते थे। एजुकेशन का फोकस ही रिड्यूस हो रखा है, एलोकेशन जो एजुकेशन के लिए वो 18 से 15% ओवरऑल बजट पर आ गया। साइटिंग द रिड्यूस फोकस ऑफ यूनेस्को, ग्लोबल पार्टनरशिप जितनी है वो रिप्लेस यूनेस्को फंक्शन ऑन द ग्राउंड। उसके बाद आप जो प्रोटेक्ट करते हो, प्रिजर्व करते हो वर्ल्ड हेरिटेज साइट को, तो प्रोसीजरल एंड प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं। जैसे आप देखो, ऑर्गेनाइजेशन फेसेस लेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ साइट्स लाइक ब्रह्मयान, बुद्धगढ़, अफगानिस्तान को उन्होंने उड़ा दिया। क्या कर पाई? कुछ नहीं, प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाई। बताओ, कोई प्रोसीजर ही नहीं है, प्रैक्टिकल इश्यूज़ को कैसे डील करना है। अब सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट का देखो, लोकल गवर्नमेंट ने प्रपोज करती है नाम कि भाई ये सब आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिख दो, एंड द बॉडी डज हैव इट्स ओन प्रोसीजर। उसका अपना पार्ट ही नहीं है, मतलब आपको सौंपा गया है कि यू नीड टू प्रिजर्व द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आपके पास प्रोसीजर ही नहीं है। इसको पता कैसे चलाओगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनानी चाहिए इसको या नहीं बनानी चाहिए? चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, विद द एब्सेंस ऑफ यूएसए चाइना का इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा है। सपोर्ट वोकेशनल एंड जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो क्या होगा बताओ? अच्छा, वे फॉरवर्ड में मोर कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है फ्रॉम डेवलप कंट्रीज, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसको फिनेंशियली सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाएं। सिलेक्शन प्रोसेस जो है हेरिटेज साइट्स का, उसको ठीक ढंग से किया जाए, उसका सिलेक्शन, उसका स्ट्रक्चर, वो सारी उनकी टीम काम करे। कोई कंट्री कह रही है आप उस पर मत जाओ, आप क्या कर रहे हो, आपको काम सौंपा गया है ना। स्ट्रेंथन करना गवर्नेंस स्ट्रक्चर को, तो बॉडी शुड इन्हांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, पार्टनरशिप इन्हांस करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ अबाउट दिस आर्टिकल गाइस। शॉर्ट आपको शॉर्ट वाले वीडियोज़ में मिलेंगे। तो दिस इज़ ऑल वी हैव कंप्लीटेड IR सेक्शन। नाउ विल कम टू द अनदर सेक्शंस पे भी हम बात करेंगे। डेफिनेटली आपको वीडियोज़ डेली बेसिस पे मिलती जा रही हैं, आप करते जाइए पढ़ाई लिखाई। कहीं पे आपको रुकावट महसूस हो, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, ओपन है चैनल गाइस, यू कैन आस्क एनीथिंग ऑन द कमेंट। मतलब आप इससे रिलेटेड कुछ भी आप पढ़ाई जो आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड कुछ भी आपके मन में ऐसा आ रहा है, यू कैन इवन आस्क दीज थिंग्स ऑल्सो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।